पहाड़ी की खनन से जंगल तबाह हो जाएंगे और नदियां सूख जाएंगी। गोंड जनजाति के लोगों का अस्तित्व मुश्किल में आ जाएगा। यही सोच के साथ सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट की स्थापना करी, जिसका मूल उद्देश्य ये था कि जंगल और पहाड़ों में बैठे माओवादी विद्रोहियों को, आदिवासियों को वहां से खदेड़ मारना। इन लोगों का मूल रूप से ये विचारधारा है कि किसी भी प्रकार की नाइंसाफी हमारे समाज में सिर्फ तभी हटेगी जब एक हिंसक इनकलाब आएगा। माओवादियों के आने से उन आदिवासियों को गरिमा की एक झलक दिखी कि शायद शायद इनके आंदोलन की वजह से हम एक गरिमापूर्ण जिंदगी जी पाएंगे। उड़ीसा या भारत जैसे शब्दों के बनने से ही पहले, बहुत साल पहले, डोंगरिया कोंद नाम की पहाड़ी मौजूद थी, आज भी है। यहाँ कोंद नाम की जनजाति रहती है। आदिवासी लोग हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं। इसलिए पूजा करते हैं कि उनका मानना है कि कोंद पहाड़ी हमारी रक्षा करेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था उससे पहले तक, जब तक वेदांता नाम की एक कंपनी की इन पर नज़र नहीं पड़ी थी। जब सरकार ने वेदांत नाम की कंपनी को ये पहाड़ी बेची, तब असली विवाद चालू हुआ। पहाड़ी की खनन से जंगल तबाह हो जाएंगे और नदियां सूख जाएंगी। गोंड जनजाति के लोगों का अस्तित्व मुश्किल में आ जाएगा। हम जैसे शहरी लोगों को शहर में बैठने के बाद बोलना ये बहुत आसान है कि अरे भाई, देश का विकास होगा तो किसी को तो दाम चुकाना होगा। सोचा है उन लोगों के बारे में जिनको सही में दाम चुकाना पड़ता है? यही सोच के साथ सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट की स्थापना करी, जिसका मूल उद्देश्य ये था कि जंगल और पहाड़ों में बैठे माओवादी विद्रोहियों को, आदिवासियों को वहाँ से खदेड़ मारना, वहाँ से निकाल देना। विद्रोही तो देश के और कोनों में भी थे। भूमिहीन, किसान, दलित, सब अपना अपना विद्रोह किसी न किसी प्रकार से दर्ज कर रहे थे। पर माओवादियों पर ही इतना सरकार गौर क्यों फरमा रही थी? क्योंकि शायद माओवादियों की जो ज़मीन थी उसकी कीमत अरबों खरबों की थी। इस विवाद को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माओवादी हैं कौन। असली में CPIM माने कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और CPIML यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के ये लोग वंशज हैं। ये उनका काम आगे बढ़ा रहे हैं। ये जंगलों में रहते हैं, आदिवासियों की सेवा करते हैं और उनकी मदद करते हैं। इन लोगों का मूल रूप से ये विचारधारा है कि किसी भी प्रकार की नाइंसाफ़ी हमारे समाज में सिर्फ तभी हटेगी जब एक हिंसक इनकलाब आएगा। एक हिंसक इनकलाब। ये पहले दो शाखाओं से इस मुल्क में काम करते थे। पहला MCC यानी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, दूसरा PWG यानी पीपल्स वॉर ग्रुप। पहले आंध्र प्रदेश, जो पहले आंध्र का जो ऊपरी इलाका था, आंध्र प्रदेश के इलाकों में ज़्यादातर इनके काम करते थे अपने। पर पुलिस की हिंसा के कारण इनको धीरे धीरे करके वहाँ से मार गिराया गया और जो बचे कुचे थे उनको भागकर छत्तीसगढ़ के जंगलों में शरण लेनी पड़ी। ज़्यादातर बाहरी लोग जो इन जंगलों से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो समझ नहीं पाते कि ये माओवादी आखिर में काम करते कैसे हैं। इनकी हिंसक मानसिकता और विचारधारा के चलते अक्सर इनको गलत समझ लिया जाता है। प्रचार भी ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए इनको गलत तरीके से समझ लिया जाता है। और इनके जो बाकी इंटरव्यू भी आते हैं, जैसे कॉमरेड गणपति का इंटरव्यू आया था, उनसे भी इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस इंटरव्यू में कॉमरेड गणपति ने LTTE की प्रशंसा कर दी थी।
LTTE क्या है? श्रीलंका में एक संघ था LTTE, जिन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसक तरीके अपनाए थे और बहुत मौतें उनकी वजह से हुई थी। तो कॉमरेड गणपति के इंटरव्यू से भी इनके प्रचार में कोई फ़ायदा नहीं हुआ और बाहरी दुनिया समझ ही नहीं पा रही थी कि ये लोग सही में काम कैसे करते हैं। जिस समय की ये किताब है उस समय मध्य भारत में माओवादियों की सेना में ज़्यादातर गरीब आदिवासी भरे हुए थे। वो कुपोषित थे, 3 समय क्या 2 समय का भी खाना उनको ढंग से नसीब नहीं होता था। उनके ऊपर भरपूर शोषण किया जाता था व्यापारी और सेठों के द्वारा। उस समय तक भारत की आज़ादी को 60 वर्ष से ऊपर हो गए थे, 60 बरस से ऊपर, परंतु वो लोग अभी भी ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे जो गुलामी की हो। माओवादियों के आने से उन आदिवासियों को गरिमा की एक झलक दिखी कि शायद इनके आंदोलन की वजह से हम एक गरिमापूर्ण जिंदगी जी पाएंगे। यही सोचकर इन आदिवासियों ने भी माओवादियों के साथ गठबंधन कर लिया और हथियार उठा लिए। कैसे यकीन करते वो सरकार पे, जब उनको दिखता है कि सरकार उनकी ज़मीन हड़पना चाहती है, उसमें से ज़रूरी धातु निकालना चाहती है और इस वजह से उनको अपनी इलाकों से निकालना चाहती है, ना उनको कोई रोज़गार देना चाहती, तो किस तरीके से वो सरकार पे यकीन कर ले। उनको दिखता है ये चीज़ कि सरकार इतने सालों से, चाहे कोई भी सरकार हो, उनका शोषण करते हुए आई है। उनको ये भी दिखता है कि जो सड़कें और स्कूल सरकार हमारे इलाके में बनाना चाहती है वो हमारे लिए नहीं बनाना चाह रही। स्कूल इसलिए बनाना चाह रही है कि जो कंपनियों के लोग काम करने आएंगे उनके बच्चे स्कूल जा पाए। सड़कें इसलिए बनाना चाहती है कि कंपनी जो सामान ले जाएंगी उसके लिए ट्रक आए और जाएं। तो कैसे यकीन कर लेते सरकार पे। थोड़ी सी गरिमा की चाह में ही उन्होंने माओवादियों को चुन लिया। कुपोषित थे ये लोग, क्या करते, गरिमा से 2 वक्त की रोटी ही तो खाना चाहते थे। 2008 की योजना आयोग जो सरकारी है उसकी एक रिपोर्ट पे लिखा था कि माओवादी आंदोलन अब सिर्फ माओवादी नहीं रह गया है, ये एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन रह गया है। तख्ता पलट करना तो सिर्फ बोलने के लिए रह गया था ऊपरी तौर से, असल में अब ये सामाजिक न्याय और सुरक्षा और बराबरी के लिए लड़ाई थी, उसी का आंदोलन बन के रह गया था। टीवी चैनल जो ये SMS वोटिंग चलाते हैं ना कि आप अपना जवाब दें हाँ या ना में कि क्या माओवादी हिंसा जो मध्य भारत के जंगलों में हो रही है वो सही है या नहीं, क्या वो लोग सही कर रहे हैं नहीं। कितनी हास्य वाली बात है, हंसने वाली बात है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि जो असली माओवादी या गरीब आदिवासी उस जंगल में लड़ाई कर रहे हैं वो तो इनका टीवी चैनल देखते ही नहीं है और उनके पास SMS करने के लिए फ़ोन ही नहीं है। इनको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। अब तो समझ आने लगा है कि सरकार भी बातचीत की मनोदशा में नहीं है, वरना वो ऐसी पलटने वहाँ क्यों भेजती जिनके नाम ही ग्रे हाउंड, कोबरा, स्कॉर्पियन है। ये तो दिख रहा है ना कि खून खराबा करने ही भेजा जा रहा है। अरे भाई, नागा बटालियन और CRPF ने वहां जाके कितने गांव जलाए और क्या हाल बनाया ये हम सब जानते हैं। वहां की एक लोकल संस्था है सलवा जुदुम, सरकार उसको भी समर्थन देती है। क्या काम करती है सलवा जुदुम? वहां पे ना जाने उन्होंने कितने 100 गांव जला दिए, करीब 3 लाख लोगों को बेघर कर दिया, जिसमें से 50,000 तो पुलिस कैंपों में रह रहे हैं। अब गांव जलाते हैं, आदिवासियों को मारते हैं और आदिवासी महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, ये काम है उनका। इसके अलावा क्या कर रही है सरकार? पड़ोस में ही वायुसेना का एयरबेस बना रही है जिससे विमान भी वहां पे उड़ सके, पेट्रोलिंग कर सके। और पता है क्या आदेश दिए हैं? आदेश ये दिए गए हैं कि विमानों को पूरी छूट है अपनी आत्म सुरक्षा के लिए आदिवासियों पे गोलियां चलाने के लिए। हंसी आ रही है सुनने में आप लोगों को? विमानों को अपनी आत्मरक्षा के लिए आदिवासियों पे गोली चलाना ठीक है, ठीक है भाई, ये ठीक है बिल्कुल।
वो कुपोषित आदिवासी अपनी राइफलों से इतने बड़े बड़े सौयों करोड़, हजार करोड़ों के जो विमान हैं उनको गिरा देंगे। जब तो उनको आत्मरक्षा के लिए विमानों को गोली चलाना अलाउ किया हुआ है। पर इसमें एक वो है छूट, एक एक छोटा सा एक चीज है सोचने वाली। एक बात बोली गई है क्या, कि विमान, आप मिसाइल नहीं चला सकते, आप विमानों की गोलियां चला सकते हैं, मिसाइल नहीं चला सकते। वाह भाई वाह, कितनी छूट दे दी है, कितना तरस खा गए हम आदिवासियों पे, वाह। और कितना चलेगा ये ऑपरेशन ग्रीन हंट, कितने लोगों को और मारोगे, क्योंकि कोई खबर तो आती नहीं है जंगलों से बाहर। जो पत्रकार डांटेवाड़ा के जंगलों में जाके अपनी जान को जोखिम में डाल के आप तक खबरें पहुंचाना चाहते थे, वो एक आश्रम में रुकते थे जंगलों के बस थोड़ी ही बाहर। एक आश्रम था जिनको एक गांधीवादी एक इंसान थे, हिमांशु कुमार, वो चलाते थे उस आश्रम को, जिससे वहाँ पत्रकार ठहर सके और फिर अगले दिन अपनी जो आगे की सफ़र है वो पूरा कर सके, आगे दांटेवाड़ा के जंगलों में जाके रिपोर्टिंग कर सके, आप तक खबर ला सके। पता क्या किया सरकार ने उस आश्रम का? बुलडोज़र चला दिया। तो ये बुलडोज़र एक्शन जो आज आप लोग देख रहे हैं ना अपने आसपास, ये तब से चल रहा है। तब आदिवासियों के खिलाफ हो रहा था, आज आप लोगों के खिलाफ हो रहा है। इसमें देर नहीं लगेगी, जब ये सब पर होने लग जाएगा। इसलिए तो आवाज उठानी जरूरी है। जब आज से 15 साल पहले आदिवासियों पे काम हो रहे थे, हमने आवाज नहीं उठाई। आज गरीब मुसलमान और गरीब दलितों के घर पे यूपी सरकार बुलडोजर चलाती है, तो आप आवाज उठा लेते हैं थोड़ी बहुत, थोड़े लोग उस पर भी चुप हैं। और कल जब आपके घर पे बुलडोजर चढ़ेगा ना, तो कोई आवाज नहीं उठाएगा। उसका वजह ही यही है, आदिवासियों की मूल समस्या क्या है उसको समझे बिना मीडिया ने उसे लाल आतंकवाद का थप्पा लगा दिया। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है जी, या तो आप हमें समर्थन दे दें और समर्पण कर दें, या फिर हम आपको माओवादी मान लेंगे। मतलब जो आदिवासी सरकार का समर्थन और समर्पण ना करे वो माओवादी है। वाह, कितने आसानी से हमने दोनों को अलग कर दिया ना, उनकी मूल समस्या समझे बिना। अब देश के जिस कोने में भी आंदोलन हो रहा है, उन सबको आप नक्सल बोल दो, क्या दिक्कत है? यही कर रहे हो। सबको नक्सल बोलने का फायदा क्या होगा? यही फायदा होगा सरकार को कि अब जंगलों में फौज भेजने के लिए मोहर लगा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जंगल में तो सारे नक्सलवादी छुपे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो नक्सल नहीं थे उन्होंने तो समर्पण कर दिया। अरे भैया, जिसने समर्पण नहीं किया जंगलों में, जरूरी नहीं वो नक्सलवादी हो, पर आपको मोहर लगाने का मौका मिल गया कि फौज वहां भेजी जा सकती है। ऐसा और जगह भी हुआ है। बंगाल सरकार ने नंदीग्राम और सिंगुर में भी यही करने की कोशिश करी, कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अब क्या करती है सरकार कि ना कि सिर्फ माओवादी, बल्कि माओवादियों से जो लोग सहानुभूति भी रखते हैं उन पर भी हमला। कैसे? मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऐसी एक संस्था थी, पीपल्स कमिटी अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटीज। उसके एक नेता थे छत्रधर महातो, उनको बिना किसी बेल के ऐसे ही गिरफ्तार कर दिया। दूसरे की बात बताता हूं, एक डॉक्टर है विनायक सेन, डॉक्टर विनायक सेन, उनको झूठे मुकदमे में फंसा दिया कि आप तो माओवादियों का संदेश इधर से उधर लेके जा रहे थे। राष्ट्रहित के नाम पे आपकी जमीन हड़प लेंगे, ये सही है, पर कोई सहानुभूति भी नहीं रख सकता माओवादियों से। जब ये युद्ध पूरी तरह चालू हो जाएगा ना, तब यही होगा। देखिए कैसे पुलिस जो होगी वो आर्मी की तरह क्रूर बन जाएगी, और पैरामिलिट्री जो होगी वो पुलिस की तरह भ्रष्ट। वही होगा, वही मनमानी होगी जो नागालैंड, मणिपुर और कश्मीर में हुई है। मरेंगे पता है कौन? पुलिस वाले, फौज वाले, वहां रहने वाले गरीब आदिवासी, गरीब आम आदमी, वहां रहने वाला माओवादी, ये सब मरेंगे। पर सारे गरीब ही तो है। ये अमीरों की
जो जंग है ना उसमें गरीब मरते हैं। अगर आपको लगता है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता यहाँ बैठे आप सोच रहे हैं कि अरे हमारा क्या जा रहा है, लड़ने तो जो करना है, तो एक बात याद रखिए, इतनी बड़ी जो जंग लड़ी जा रही है ना अपने ही देशवासियों के खिलाफ, वो आपके टैक्स के पैसों से ही लड़ी जा रही है। पिछले हफ्ते ही नागरिक सुविधा संस्थाओं की दिल्ली में एक बैठक हुई। एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवी आए वहाँ पे और भाषण दिया। इनमें बड़े बड़े प्रोफेसर, वकील, जज और पत्रकार भी शामिल थे। इन सब ने सरकार की विनाशकारी मनमानियों के खिलाफ अपना भाषण दिया और उसकी निंदा करी। पर होम मिनिस्टर साहब तो इन सबको भी नक्सलवादी के समर्थक बताते हैं। बताइए, अपनी ही सरकार से सवाल पूछने को नक्सलवादी समर्थक कह दिया जाएगा। सभी तरीके के लोग इस बैठक में आए थे, कुछ मौलिक वामपंथी तो कुछ दानशील मध्यमार्गी लोग। इनमें से किसी ने भी खुद को माओवादी नहीं बताया। ज़्यादातर लोगों का तो इनमें से ये भी मानना था कि माओवादी जो हिंसा कर रहे हैं वो गलत है, उसकी निंदा करते थे ये लोग। पर सरकार ने इनके पास और कोई विकल्प ही थोड़ी ना छोड़ा है। इनका ये मानना था कि माओवादियों को कानून व्यवस्था के जरिए अपने हक मांगने चाहिए। पर ये भी ये लोग जानते थे कि इस देश का जो पीड़ित है, गरीब है, उसको इंसाफ मिलता ही नहीं यहाँ की अदालतों में। उन बेचारे आदिवासियों के पास हथियार उठाने के सिवा शायद से कोई विकल्प ही नहीं था। जज पीबी सावंत ने तो माओवादियों की प्रशंसा भी करी। उनका ये मानना था कि माओवादियों का जो आंदोलन है, कम से कम उससे ये फायदा जरूर हुआ कि पूरे विश्व का ध्यान उनकी दिक्कतों की तरफ गया। हरगोपाल साहब जो थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने ये भी बोला कि जब माओवादियों ने अपने कार्यकाल में उनके प्रदेश में हिंसा करी भी, उस पूरी हिंसा में भी इतने लोग नहीं मरे थे इतने टाइम में, जो 2002 के दंगों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने कुछ ही दिनों में मार दिए गए थे। उड़ीसा, लालगढ़, छत्तीसगढ़ और झारखंड से आए हुए कई सारे स्थानीय लोग भी थे। उन्होंने अपनी कष्ट और पीड़ा के बारे में भी बताया। वहाँ पे ये भी बताया कि वहाँ कितने सरेआम भ्रष्टाचार चलता है। उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे कई सारी एनजीओ तो सिर्फ इसलिए खुली हुई हैं जिससे कंपनियों की सहायता हो सके। छत्तीसगढ़ से आए हुए लोगों ने तो पता है क्या बताया कि इनमें से कोई भी कंपनी के खिलाफ कुछ बोल दे तो उसे सीधा माओवादी बोल दिया जाता है, बिना सोचे समझे, सिर्फ कंपनी के खिलाफ बोलने पर। वो सरकार जिसे बांध बनाने के लिए बिखरे हुए लोगों को दूसरी जगह ले जाने के लिए नई जमीन नहीं मिलती थी, उसे अचानक 3.5 लाख एकड़ जमीन मिल चुकी है, सिर्फ कंपनियों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? ये वो स्थान होते हैं, वो जगहें होती हैं जो सरकार घोषित करती है कि कंपनी यहाँ पे आके अगर अपना उद्योग लगाएगी तो उनको टैक्स में राहत मिलेगी। तो 3.5 लाख एकड़ जमीन आपको ऐसे ही मिल गई उनको देने के लिए, पर बिखरे हुए लोगों को भेजने के लिए आपको कोई जमीन नहीं मिली, उनके घर बनाने के लिए आपको कोई जमीन नहीं मिली। लेखिका अपने साथ ऐसी एक बैठक में अपने एक अमीर दोस्त को भी एक बार ले गई। वैसे तो आम दिखने के लिए उस दोस्त ने कुर्ता वुर्ता पहन लिया था, पर कहीं ना कहीं उसकी अमीरी की झलक दिख ही रही थी। जब ये सारे भाषण सुन रहा था तो उन्होंने लेखिका के कान में फुसफुसाया कि क्या इन आदिवासियों को समझ नहीं आता कि ये अपनी जंग सरकार से नहीं जीत पाएंगे। शायद से उस दोस्त को भी पता था कि सरकार ने कितना पैसा और कितने संसाधन इस जंग को लड़ने के लिए लगा दिए थे। पर यह सच है कि जब लोगों के पास और कोई विकल्प ही ना बचे अपने हक लेने के लिए, तो शायद उनको लड़ाई ही करनी पड़ती है। क्या करें? क्या वो उन 2 लाख किसानों की तरह बन जाएं जो कर्ज में डूबने की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं?
वो विकल्प शायद से उनके लिए बेहतर होगा जो सरकार और मीडिया में बैठे हैं, क्योंकि इन लोगों के मरने से उनको कम फर्क पड़ेगा, पर इनके आंदोलन करने से ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, इन जगह माओवादी अपने आंदोलन में कंपनियों के खिलाफ कुछ जगह सफल हुए, कुछ जगह विफल। इतिहास उठा के देख लीजिए, वैसे तो ज़्यादातर समय कंपनियां ही सफल होती है, पर अगर आप गंद फैलाने में, समाज में जो गंद फैलाई जाती है कंपनियों के द्वारा, उस आंकड़े को नापें तो हथियार बनाने की कंपनियों के बाद ये खदान बनाने वाली कंपनियां ही हैं जो दूसरे नंबर पे आएंगी। जब लोग ये कहते हैं ना कि जान दे देंगे पर ज़मीन नहीं देंगे, शायद से ये सब सुन के तो इन कंपनियों के कानों पे जू भी नहीं रेंगती होगी। इतिहास में शायद से हज़ारों बार कंपनियों ने ऐसे आंदोलन देखे होंगे, ना जाने हज़ारों भाषाओं में देखे होंगे, पर 2005 में सरकारों के साथ डील करने के बाद इन कंपनियों ने आराम की सांस फरमाई होगी कि हाँ, सरकार अपनी जगह खाली तो करवाई देगी लोगों से, पर अब इनके सब्र का बांध टूट रहा था, इनके पैसे का नुकसान भी अब हो रहा था। 2004 में समित्रा दास और फिलिक्स बडेल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया कि सिर्फ उड़ीसा में 1800 खरब रुपए का बॉक्साइट जमीन के अंदर है। सोचिए, उस समय 2004 में वो 1800 खरब का होगा तो आज कितनी कीमत होगी उसकी। ये जब बॉक्साइट निकाला जाएगा उसमें से 7% पैसा, 7% पैसा मामूली सा सरकारी खजाने में आएगा, मतलब 93% रुपए जो होंगे उसके, वो कंपनियां ले जाएंगी। और सोचिए ये बात कि ये तो सिर्फ उड़ीसा की बात है, अगर सारे मध्य भारत की बात कर ले तो कितना ज्यादा बॉक्साइट और बाकी धातु जमीन में है। इसलिए तो ये कंपनी इतनी बेकाबू हो रही है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा दबा रखा है जमीन में। डांडे करने का जो ये जंगल है सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये फैला हुआ है उड़ीसा, झारखंड, बंगाल तक। यहाँ पे वैसे तो 5वीं अनुसूची जो है हमारे संविधान की, उसके हिसाब से ये सुरक्षित स्थान होने चाहिए आपके आदिवासियों के लिए, यहाँ पे कंपनियों को घुसना की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पर ये शायद से सिर्फ संविधान को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा दिखे भाई दिखने में, उसके लिए लिख दिए गए होंगे, क्योंकि इसका अमल तो हो नहीं रहा। यहाँ पे कंपनियां सिर्फ उस पहाड़ को पैसे की नज़र से देख रही हैं, पर आदिवासियों के लिए तो वो पहाड़ उनके भगवान है ना। कंपनियां अपनी नज़र गड़ाए बैठी हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं पढ़ के बताता हूँ, वेदांता, मित्तल, टाटा, एसआर, जिंदल, पॉस्को, रायट, ऐसी कंपनियों के द्वारा यहाँ पे नज़र गड़ाए अपनी बैठी हैं कि कब आदिवासी यहाँ से हटाए जाएं और कब हम अपनी धातु यहाँ से निकालें। मीडिया क्या कह के इन कंपनियों का समर्थन करती है कि भैया इससे रोजगार मिलेगा। अरे रोजगार, जितना पैसा वहां से निकलेगा ना, उसका 10% से भी कम सरकार और लोगों के पास जाएगा, 90% ये कंपनियां लेके जाएंगी। आप अर्थव्यवस्था के नाम पर पर्यावरण की कब्र नहीं खोद सकते। कहां होता है इतने अरबों खरबों रुपए का इस्तेमाल? अरे भाई, इतना सारा हिंदुस्तानी पैसा, ये सारा जो अरबों रुपए निकलते हैं, ये स्विस बैंक में पड़ा रहता है, और अचानक भारत में जब चुनाव होते हैं तो आ जाता है, पता नहीं कहां से है। अरे भाई, बहुत लोग मीडिया में ये बोलते हैं ना कि आदिवासियों को इतनी दिक्कत है, माओवादियों को इतनी दिक्कत है, तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते? भैया, चुनाव लड़ने का इस देश में रेट बहुत महंगा है। इतने अरबों रुपए लेके ये बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही होती है, आपको लगता है ये गरीब आदिवासी चुनाव लड़ पाएंगे? बात एक और भी है, हमारे जो उस समय के होम मिनिस्टर साहब थे ना, चिदम्बरम साहब, वो अपने और पुराने दिनों में वेदांत नाम की कंपनी का प्रतिनिधित्व भी करते थे।
वही कंपनी जिन्होंने छत्तीसगढ़ में इतनी खदानें बना रखी है, और काफ़ी समय तक वो इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे। तो शायद से मामला इतना सरल भी नहीं है। और इस बात को कैसे भूला जाए कि दांतेवाड़ा के जंगलों में ये जो सलवा जुदुम नाम की संस्था है, जो इतनी गंद मचा रही है, जो इतनी हिंसा करती है, वो स्थापित कब हुई? 2005 में। पता है कब? टाटा और सरकार के बीच में जब डील हुई उसके कुछ ही दिन बाद स्थापित हुई। क्या ये संयोग है? शायद से नहीं। इन कंपनियों के जो मालिक हैं ना, उनको शायद से इस जंग की बेसब्री से ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये उनकी एक पुरानी तकनीक है कि आदिवासियों को इतना दुखी करो कि वो खुद ही जंगल छोड़ के भाग जाएं, और जंगल छोड़ के भाग जाएंगे तो क्या होगा? ज़मीन खाली हो जाएगी जी, वहाँ पे खदान बना सकते हैं। असलियत है क्या? असलियत ये है कि हम जो अपने विकसित भारत, आर्थिक विकास, इन सब का जो झुंझुना दे देते हैं ना, ये उसकी सामाजिक और पर्यावरणिक सच्चाई है। नदियां सूख चुकी हैं, जंगल साफ होते जा रहे हैं। अरे भैया, अब तो इतनी दिक्कत हो जाती है कि कुआं खोदना जो होता है ना, जो पानी निकालने के लिए, पानी का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि कुएं खोदने में भी हद से ज्यादा मेहनत लग जाती है। जो बीजापुर के एसपी थे वो कह रहे, अपने अफसरों को बता रहे कि जो भी आम आदिवासी शरणार्थी शिविर में आने के लिए मना करते और अपने गांव छोड़ने के लिए मना करते हैं, उसे उसी वक्त गोली मार दीजिए। और जो भी पत्रकार नक्सलवादियों से बात करता हुआ आपको दिख जाए, उसे भी गोली मार दीजिए।